पता है, जब कैद पे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, तब मैं एक नया गेमिंग चैनल खोलूंगा। अच्छा, याद से खोल लियो। तेरा फ्यूचर और मेरा प्रेजेंट डिपेंड करता है उस पर। अब ये एग्जाम की बकचोदी छोड़, सही चीज पे दिमाग लगा। हैं? खत्म हो गया? चल। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार सभी लोगों को। कैसे हैं सभी लोग? आ गए सभी लोग? चेक करो जरा फटाफट से, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं सभी लोगों को? आप सभी लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा कि हमारे घर की शिफ्टिंग हो गई है। थैंक यू सो मच सभी लोगों को। आज तो लगता है 1-2 करोड़ लोग जुड़ गए एक साथ। साक्षी, मौली, फरदीन, पीयूष, आदित्य, मुस्कान, डेविड, जीतू भाई, मोहित, जेवा, निमेश, गौरव, काफी लोग जुड़ चुके हैं। तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं आज का लेक्चर? फटाफट से बता दें जरा। करें स्टार्ट? तैयार हैं सभी लोग आज के लेक्चर के लिए? तैयार हैं सभी लोग? करें शुरू? करें स्टार्ट? चलो भाई। तो बेटा सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा चैप्टर है, जल्दी भी हो जाएगा। एक बात ध्यान से सुनना सभी लोग, जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं। एक कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वाला टॉपिक अपना रह गया था। नीट में एज सच कोई क्वेश्चन तो आया नहीं है, लेकिन टॉपिक आप पढ़ लोगे एक बार तो अच्छा रहेगा। तो मैं वेडनेसडे को रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन दे दूंगा, है ना, ताकि हमारा सिलेबस आगे बढ़ता रहे। क्योंकि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही कम, क्योंकि आज तक तो आया नहीं है नीट में। ठीक है, आईआईटी में जरूर आया, लेकिन नीट में आज तक क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन एक बार छोटा सा ये 15-20 मिनट आधे घंटे में हो जाएगा आपका, तो मैं रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा, आप देख लेना एक बार उसको। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सभी लोग रेडी? कॉपी पेन निकाल लिया? ठीक है, कॉपी पेन निकाल लिया। जितना मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया बेटा, बस उतना ही आपको पढ़ना है, उसी में से क्वेश्चन आएगा, बना देना एग्जाम में। अच्छे से रिवीजन करते रहना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 1। और आज अपना थ्योरेटिकल लेक्चर होगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट में सबसे पहले आपको बेसिक चीजें कवर करनी पड़ेंगी, है ना। तो आज आपको कोई एनिमेशन नहीं दिखाया जाएगा, कोई है ही नहीं इसमें। बाकी हाँ, आगे आने वाले जैसे सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, उन सब में बेहतरीन एनिमेशन बन चुके हैं हमारे, हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, मैंने आपको बोला भी था कि आप केमिकल बॉन्डिंग में
थोड़े फोर्सेस पढ़ के आना, आयनिक, कोवेलेंट, ये सारा। तो आई होप आप सभी लोग पढ़कर आए होंगे। ठीक, चलो बेटा कॉपी पेन निकाल लो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें, किसकी? स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो 3 टाइप से हम क्लासिफाई कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें हमें 2 चीजें डिस्कस करनी होती हैं। एक तो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में, किसमें ज्यादा होते हैं किसमें कम होते हैं, और एक होता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के बारे में, है ना? ठीक है, चलो ध्यान से देखना जरा। अगर मैं स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करूं तो सॉलिड में अगर मैं कंपेयर कराऊं, ध्यान से देखना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्या कंपेयर करा रहा हूं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो आप बताओ जरा, सॉलिड, लिक्विड और गैस में किसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होंगे? बोलो फटाफट बोलो। हाँ, अरे मैं एकदम बढ़िया हूं, एकदम बेहतरीन हूं, आप बताओ। ठीक है, मैं एकदम बेहतरीन हूं। ठीक है, बताओ जरा किसमें सबसे ज्यादा होंगे, बोलो। अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करूं बेटा, तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं क्या? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पास पास। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पास पास। ठीक है, और अगर मैं गैस की बात करूं तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। इसका मतलब क्या बोलूंगा मैं? इसमें अगर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें क्या होंगे? वीक फोर्सेस होंगे। क्यों? मॉलिक्यूल दूर दूर हैं। अगर मैं लिक्विड की बात करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में होंगे, मतलब इंटरमीडिएट लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? इंटरमीडिएट। क्लियर एकदम? बहुत बढ़िया बेटा, अरे क्या बात है, आज तो झमाझम पढ़ रहे हो। अब अगर मैंने पहला फैक्टर ले लिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सेकंड फैक्टर के बारे में सुनना। अगर मैं आपसे बोलता हूं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, क्या? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ध्यान से देखेंगे। आप मुझे बताएं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बारे में बता दो जरा, फटाफट से बोलो, जल्दी से बोल दो। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो सॉलिड में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल पास पास होते हैं। गैस में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल पास पास हैं तो फोर्सेस स्ट्रांग है, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होती है? शॉर्ट, बहुत कम होती है। और इसमें क्या होती है? डिस्टेंस ज्यादा होती है। ठीक है, लॉन्ग लिख देता हूं, लॉन्ग डिस्टेंस। और इन दोनों के बीच में यह आ जाएगा कौन? लिक्विड, इंटरमीडिएट। बहुत बेसिक सी चीज है, आप सभी को पता है। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां डिस्टेंस क्या होती? मिनिमम, और यहां डिस्टेंस क्या होती? मैक्सिमम। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, गजब। चलो भाई नोट करो, नोट करो, नोट तो करते जाओ भैया, नोट तो करना ही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलें आगे बढ़े, फटाफट से बोलो आगे बढ़े। एकता, एकांश, तनिष्क, प्रिंस, आर्यन, बहुत बढ़िया बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं सॉलिड के बारे में, बहुत सिंपल से थ्योरेटिकल पॉइंट है ना, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जी हां ये सॉलिड के बारे में ही बोले जा रहे हैं, है ना? तो पढ़ लो जरा एक बार क्या कह रहे हैं। सॉलिड के बारे में बात करेंगे तो क्या कह रहे हैं? दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। ठीक है, पहला पॉइंट, सॉलिड ऐसे होते हैं। सेकंड है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, बहुत कम होते पास पास, तभी तो फोर्सेस स्ट्रांग होते बेटा, है ना? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रांग, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, तो हमें अभी पता ही चल गया था, है ना? अगला देखो, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन। क्यों? सॉलिड में फोर्सेस स्ट्रांग है ना, तो मॉलिक्यूल फिक्स रहेंगे ना, जो भी उसमें इन्वॉल्व होने, मॉलिक्यूल हो गया या कभी एटम भी हो सकते हैं आपके पास, है ना, तो वो फोर्सेस से जुड़े होंगे, आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक, क्लियर? अरे बहुत बढ़िया। अगला देखो, दे आर इनकंप्रेसिबल एंड रिजिड। स्ट्रॉन्ग होते हैं ना सॉलिड, अरे सॉलिड तो बहुत बहुत एग्जांपल हैं सॉलिड के, आप जिस फोन में देख रहे हो वो तो सॉलिड ही है ना फोन, बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, ये भी सॉलिड हो गया, ठीक है, माइक हमारा सॉलिड हो गया, बोर्ड सॉलिड हो गया, तो आसानी से मूव नहीं करते हैं। ठीक, क्लियर है? हाँ, ऑसिलेट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने लिखा है, रिया, क्या बात है रिया, क्या हो रिया, एकदम सही लिखा, ऑसिलेट कर सकते हैं लेकिन आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे वो। मतलब आप ऐसा बोलो कि मॉलिक्यूल भागेंगे नहीं, बस सीधी सी बात है ना? क्लियर?
आयंस भी हो सकते हैं, वेरी नाइस, एटम हो सकते, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में आपको मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे, यहां पर देखना, आप आगे मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ाऊंगा, आयनिक सॉलिड पढ़ाऊंगा तो आयंस भी मिलेंगे, एटम्स भी मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक, क्लियर। रिजिड का मतलब होता है फिक्स, है ना, रिजिड का मतलब फिक्स। एक कह रहा सर पत्थर, बिल्कुल सही पत्थर भी सॉलिड है, क्या बात है, आज तुमने मुझे पहली बार बताया कि पत्थर सॉलिड है, आज मुझे बहुत ये जानकर खुशी हुई कि पत्थर सॉलिड होता है, वेरी गुड, थैंक यू बेटा चलो आगे बढ़े, नोट करो इसको, पहले लिखते जाओ, देखो लिखते जाओगे तो सीख जाओगे, बहुत बड़ा चैप्टर तो है नहीं, छोटू सा चैप्टर है, जितनी चीजें पढ़ाऊंगा उसी में से क्वेश्चन आता है, कर लेना, और क्या, ठीक है। चलें आगे बढ़े। हाँ, एक बच्चे ने पूछा थर्मल एनर्जी, बहुत बढ़िया सवाल है, देखो ये आपने गैसियस स्टेट क्लास 11th में थर्मल एनर्जी से कनेक्ट करके, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं इसका मतलब सॉलिड की तरफ आप जा रहे हो, थर्मल एनर्जी ज्यादा है मतलब थर्मल एनर्जी का बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है, थर्मल एनर्जी का मतलब बेटा ये होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो एटम हो, आयंस हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो। तो अगर मैं बोलूं थर्मल एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब आप ये समझ लो कि आप मॉलिक्यूल को एनर्जी दे रहे हो, और अगर एनर्जी दे रहे हो इसका मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, इसका मतलब थर्मल एनर्जी ज्यादा का मतलब आप किधर जा रहे हो, गैस की तरफ जा रहे हो, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा का मतलब आप सॉलिड की तरफ जा रहे हो, है ना, क्लियर, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, जल्दी से बताएं एक कह रहा सर माय ब्रेन इज सॉलिड बेटा तुम्हारा दिमाग सॉलिड है, एकदम फिक्स रहता है। चलो आगे बढ़े, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, धीमे धीमे चलते जाओ। अब अपन चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड में। सॉलिड के टाइप की अगर मैं बात करूं, ये वाला बेटा बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस याद करके जाना, आ जाएगा, सीधा कर देना आप, जो मैं लिखवा रहा हूं वही पॉइंट लिख देना, ठीक। और कंपटीशन में इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं करवाऊंगा आपको, है ना। चलो बेटा ध्यान से देखना जरा, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में क्लासिफाई कर रहे हैं हम सॉलिड को, किसमें, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है, क्रिस्टलाइन का मतलब यह है कि जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, चाहे वो आयंस हो, एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, उसका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। कैसा होता है, रेगुलर अरेंजमेंट। तो अगर रेगुलर अरेंजमेंट है तो वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन, और अगर इर्रेगुलर अरेंजमेंट है तो वो क्या होता है, अमोर्फस। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस का कोई एक पैटर्न रिपीट होगा, अमोर्फस में रिपीट नहीं होगा, या होगा तो बहुत शॉर्ट रेंज में होगा, है ना, शॉर्ट रेंज मतलब बहुत छोटा सा, जैसे मान लो 4-5 आयंस या एटम्स या मॉलिक्यूल रिपीट हो रहे होंगे, जबकि यहां पर बड़े बड़े, जैसे क्यूब हो गया, बहुत बड़े बड़े क्यूब रिपीट हो रहे हैं, ठीक। आगे मैं आपको सिंपल क्यूबिक बीसीसी वगैरह बताऊंगा तो और क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। तो रेगुलर शेप होता है, इधर क्या होता है, इर्रेगुलर शेप होता है। अब ध्यान से देखना, सेकंड पॉइंट है हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। रेगुलर शेप होने की वजह से यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, जिसको शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर पॉइंट, मान लो 200 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या 200 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो मेल्ट होंगे वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाएंगे, ऐसा मैंने एग्जांपल ले लिया। अमोर्फस में क्या होता है, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे सपोज 150 से 170 या 200 से 220, ऐसा। उस रेंज का मतलब क्या है, वो धीरे धीरे मुलायम होते हैं, धीरे धीरे, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एक मान लो 150 से 170 के बीच में धीमे 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 नरम होते जाते हैं, मुलायम होते जाते हैं, है ना। तो इसलिए बोला यहां पर हैव रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, है ना। जैसे अगर आप मान लो ग्राफ से समझाना चाहो तो कुछ इस टाइप से बता सकते हो, ये क्रिस्टलाइन का हो गया, क्यों, शार्प एज आ रही है, यहां पर शार्प पॉइंट आ रहा है। जबकि अमोर्फस में कैसे बता सकते हो, इस तरीके से दिखा सकते हो, ऐसा, यहां से लेकर यहां तक रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, इस टाइप से, मतलब धीमे धीमे नरम हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। अगला देखो जरा, हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। देखना, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होने की वजह से हीट ऑफ फ्यूजन इसकी फिक्स रहती है, जबकि यहां पर रेंज होती है मेल्टिंग पॉइंट की, तो हीट ऑफ फ्यूजन वेरिएबल होती है यहां पर, है ना। तो डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, धीमे धीमे मुलायम पड़ते हैं, मतलब जो भी आप रेंज ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग हीट ऑफ फ्यूजन भी वेरी करेगी, ठीक। चलें आगे, अगला देखो, अगला है एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। अब ये एनिसोट्रॉपिक वर्ड बहुत बढ़िया है, इसके बारे में सुनना। और यहां क्या लिखा है, आइसोट्रोपिक इन नेचर। ध्यान से देखना जरा,
एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। मान लो मेरे पास 3 डायरेक्शन है, एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस, एक है जेड एक्सिस। तो आप अलग अलग डायरेक्शन में जाओगे तो आपको अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी। उस चीज को बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक नेचर। क्लियर है? एकदम क्लियर है? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे क्या बोलूं, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। आप अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, आप एक बार एक्स एक्सिस में जा रहे हो, एक बार वाई में जा रहे हो, एक बार जेड में जा रहे हो, तो डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलती हैं लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा, है ना। तो वो नेचर होता है एनिसोट्रॉपिक। क्लियर होगा एकदम। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? आप अलग अलग डायरेक्शन में जाओगे तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये समझ लो जरा। एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? ऐसे सॉलिड जिनको अगर हम क्रिस्टलाइन बोलें तो उन सॉलिड में हम अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं तो बेटा क्या मिलता है? ध्यान से इधर देखो, इधर उधर मत देखना, आ जाए ना, थोड़ा बेसिक सी चीजें, ध्यान से इधर देखो। अलग अलग डायरेक्शन में आप जाओगे तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी, जबकि यहां पर सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी। ठीक है, अगला लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होता है? देखो, रेगुलर शेप होने की वजह से जो पैटर्न रिपीट होता है, बहुत बड़ा पैटर्न रिपीट होता है, इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जैसे मान लो 10, 15, 20 मॉलिक्यूल जो है उससे एक क्रिस्टल, एक यूनिट सेल बन रही है। यूनिट सेल अभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट टाइम पे क्या होता है। आप इस तरीके से समझ लो यूनिट सेल को, जैसे आप जिस रूम में बैठे हो वो एक यूनिट सेल है और आपका पूरा घर एक तरीके से लैटिस होता है। ठीक है, तो आप जिस रूम में बैठो तो बहुत सारे रूम रिपीट होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे रूम रिपीट होते जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा? वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आएगा। अगर लॉन्ग रेंज की बात करें अपन, बहुत सारे रूम रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और अगर एक आध ही रिपीट हो रहा है या पैटर्न ही नहीं बन रहा है तो वो अमोर्फस में आ जाएगा। इसलिए बोला है क्या? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, इसलिए बोला क्या? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ध्यान से सुनते जाना, एक एक पॉइंट लिखना आपको बोर्ड में आएगा तो। ठीक, एक बच्चा कह रहा है एनिसोट्रॉपिक लिखा दो। लिख लो भाई, एनिसोट्रॉपिक लो, यहां लिख देते हैं अगले पेज में। एनिसोट्रॉपिक के बारे में लिख लेंगे बेटा। लिख लो एनिसोट्रॉपिक के बारे में। एनिसोट्रॉपिक क्या होता है? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा ध्यान से देखना। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। एक बच्चा कह रहा है ओनली 2 रूम्स इन माई हाउस, तो आप बेटा अमोर्फस हो। ठीक है, अगला देखो जरा। अगर मैं आइसोट्रॉपिक की बात करूं, एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, तो आइसोट्रॉपिक क्या होता है? सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। मैं आपको एक एग्जांपल से और समझाता हूं। जैसे ग्रेफाइट होता है, आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना होगा, है ना। ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट, ध्यान सुनना, ग्रेफाइट आपने सुना होगा, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, 2 डायमेंशनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। जानते हो आप ग्रेफाइट के बारे में, है ना। तो अगर मैं ग्रेफाइट के बारे में बात करूं तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो वो अलोंग द लेयर ज्यादा होती है। अलोंग द लेयर मतलब एक ही लेयर में ज्यादा होती है कंपैरिजन टू अक्रॉस द लेयर। तो आप अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो। अक्रॉस द लेयर मतलब मान लो 2 लेयर हैं, जैसे सपोज मेरे पास 2 लेयर हैं, कैसे बताऊं, ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए, देखना ध्यान से, है ना। ग्रेफाइट एक लेयर ये हो गई ग्रेफाइट की, एक इसको भी मान लो दूसरी लेयर, है ना, है नहीं मेरे पास दूसरी कॉपी मान लो, 2 कॉपियां हैं, है ना। तो अगर मैं एक ही लेयर में चलूं, मान लो मैं इस लेयर में चलता हूं, तो इस लेयर में कंडक्टिविटी ज्यादा होगी और ऊपर से नीचे आऊंगा तो कंडक्टिविटी कम होती है। इसका मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर
अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी तो वो क्या होगा, एनिसोट्रॉपिक। इसका मतलब बेटा ग्रेफाइट एनिसोट्रॉपिक नेचर का होता है। इस टाइप से और भी सॉलिड्स होते हैं, है ना, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिखनी थी आपको, लिख लो फटाफट से बेटा, डेफिनेशन वालों जरा इधर लिखो लिखो भाई डेफिनेशन, ठीक है। क्लियर। एक पूछ रहा रीजन फॉर एनिसोट्रॉपिक। बेटा अलग अलग डायरेक्शन में आप जा रहे हो, जैसे ग्रेफाइट का मैंने एग्जांपल लिया, तो अलोंग द लेयर, लेयर क्या होती है जो अलोंग द लेयर है, वो तो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी हैं, बॉन्ड होते हैं ना कार्बन कार्बन बॉन्ड ग्रेफाइट में, और अक्रॉस द लेयर वो तो वीक वांडरवाल फोर्स से जुड़ी होती हैं। लेयरिंग, लेयर जो होती है, लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वांडरवाल फोर्सेस। तो जब फोर्सेस ही अलग अलग हैं तो प्रॉपर्टी भी तो अलग अलग आएंगे, अलग अलग डायरेक्शन में, है ना। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। तो ये कहानी है, आगे बढ़ता हूं, आपने लिख ली होगी आई होप डेफिनेशन। तो हम कहां तक पहुंच गए थे, इधर तक, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, लॉन्ग रेंज समझ गए, शॉर्ट रेंज समझ गए, क्लियर एकदम, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ये ट्रू सॉलिड होते हैं। ट्रू सॉलिड का मतलब क्या होता है, इनका पैटर्न बार बार रिपीट होता है तो बहुत बड़ी से लैटिस बनते हैं, बड़ा घर होता है इनका। आप ये मान लो बहुत बड़ा बंगला है इनका, ठीक है, उसमें बहुत सारे रूम है, मान लो 25-30 रूम है, बहुत बड़ा बंगला है, ठीक। तो इनको हम बोलते हैं बड़े से स्ट्रक्चर को ट्रू सॉलिड, है ना। जबकि यहां पर क्या होता है, अमोर्फस में पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता, ठीक है, इरेगुलर शेप होता है, तो इनको हम स्यूडो सॉलिड की कैटेगरी में लगते हैं, या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। अब ये बेटा सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड इसका नाम आया किससे, ग्लास से। आप लोगों के घर में ग्लास तो होगा, आप लोगों के घर में कांच का ग्लास होगा ना, मेरे पास तो नहीं है, आप लोगों के घर में कांच का ग्लास होगा। आप अगर 2 ग्लास उठाओ और उनको सेम हाइट से नीचे फेंको तो वो अलग अलग तरीके से ब्रेक होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि बढ़िया बेहतरीन जो है 2 टुकड़े हो गए उसके। भाई आपने कांच टूटे हुए कभी तो देखा होगा ना जीवन में, है ना। कभी किचन में गए होगे, हाथ से ग्लास स्लिप हो गया होगा, कभी तो हुआ ही होगा आपके साथ, कांच तो टूटते हुए देखा होगा। तो अगर मैं सेम ग्लास की बात करूं और उसको मैं ऊपर से ड्रॉप करूं, नीचे फेंकूं, ठीक है, तो वो अलग अलग तरह, मान लो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब इंपैक्ट भी सेम है, तो भी वो अलग अलग तरीके से ब्रेक होते हैं। वो क्यों होते होंगे, क्योंकि अंदर उसके इरेगुलर शेप होता है। आपको देखने में ऐसा लगता है कि अच्छा रेगुलर शेप है ग्लास का, ना, उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका पैटर्न इरेगुलर होता है, इसलिए वो अपने मन से टूट जाते हैं, कैसे भी टूट सकते हैं, है ना। मम्मी ने फेंके थे तो आप देख मम्मी चप्पल मारेंगी तो आप देखना कभी ऐसा होता है। और आप लोगों में से कई सारे लोग अगर कभी पुरानी बिल्डिंगों में घूमने गए हो, जैसे राजस्थान बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसका, राजस्थान में बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग है, जैसे जैसलमेर हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया। एक बार मैं गया था घूमने के लिए, 7-8 दिन का टूर लगाया था मैंने, पूरा राजस्थान घूमा था 2016 में। तो वहां पर देखा, मैंने भी फील किया था, आप लोग भी कभी जाओगे तो देखोगे। आप वहां की बिल्डिंग के वो देखना विंडो, ठीक है, उसका ग्लास देखना, नीचे से वो मोटा होता है और ऊपर से वो पतला होता है। जाना कभी, नीचे से मोटा होता है, ऊपर से पतला होता है। होता क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं एनीलिंग। क्या बोलते हैं, एनीलिंग, ANNEALING। एनीलिंग का मतलब क्या होता है, हीटिंग एंड कूलिंग होती रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चलती रहे। तो राजस्थान की जो पुरानी बिल्डिंग है, कई साल हो गए, 200 साल 400 साल, बहुत पुराना इतिहास है राजस्थान, तो बहुत बढ़िया जगह है भी, आप लोग जाना कभी मौका मिले तो आप देखना वहां पर बहुत सालों से उसमें हीटिंग कूलिंग हो रही है। दिन में गर्मी रहती है तो हीटिंग हो जाती है, रात में थोड़ी सी ठंडक सी हो जाती है तो कूलिंग हो जाती है। ऐसा सालों से चला आ रहा है। तो उसमें क्या होता है, जो अंदर उसके मॉलिक्यूल्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उसमें फ्लो होने लगता है। तो वो फ्लो क्या होता है, नीचे की तरफ हो रहा है तो नीचे की तरफ थिक हो जाता है, ऊपर की तरफ थिन हो जाता है। अब ग्रेविटी तो जानते ही होगे, है ना। तो इसीलिए ग्लास से ही ये नाम रखा गया इसका, क्या, सुपर कूल्ड लिक्विड। ध्यान रखना, ग्लास इज एन अमोर्फस सॉलिड, ध्यान रखना। देखने में लगता है क्रिस्टलाइन, वाह क्या ग्लास आया है घर में, है ना। मम्मी सेट लाती है ना 6 ग्लास का सेट लाती ना माता जी देखने में लगता है क्या पैटर्न है भाई ग्लास का, मजा आ गया है ना। तो ऐसा होता है, समझ गया। ये सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों नाम आया इसका, ग्लास में फ्लूइड फ्लो हो जाता है अंदर। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो फटाफट से नोट करो, आगे बढ़ते हैं ना। चलो नोट करो बेटा, जल्दी फटाफट से बताना, आगे बढ़ जाए तो।
लिख लिया क्या सबने? लिख लिया? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अरे अंकल जल्दी बताओ, आगे बढ़ूं क्या? अरे भाई बोलो यार, क्या कर रहे हो? यस सर, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी हो गई इन पॉइंट्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत होते हैं। आ जाओ जरा फटाफट से। अब कुछ एग्जाम्पल देखना, जैसे क्रिस्टलाइन में अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जैसे मॉलिक्यूल्स जैसे बेंजोइक एसिड हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूल्स अगर होंगे तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएगा वो, ठीक। आयनिक सॉलिड क्या होंगे? आयनिक सॉलिड ऐसे होंगे जिसमें आयंस मिलेंगे आपको, जैसे सॉल्ट, सही ना, K+NO3 माइनस KNO3 हो गया, है ना। तो इस टाइप से सॉल्ट आप ले सकते हो, तो ये आयनिक सॉलिड होगा, ये क्रिस्टलाइन की कैटेगरी में आते हैं। कोवेलेंट सॉलिड कौन से होते हैं? जैसे सिलिकॉन हो गया। देखो कोवेलेंट का मतलब क्या होता है बेटा? कोवेलेंट को हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। आपने केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th में, देखो केमिकल बॉन्डिंग तो कभी ना कभी पढ़ा ही होगा आपने, है ना। तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, जायंट स्ट्रक्चर होते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर। कैसे? बहुत बड़े बड़े, जैसे आपका डायमंड हो गया, बड़े बड़े स्ट्रक्चर, ठीक है। सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन अपने ही एटम से जुड़ा रहता है, ऐसा जैसे कार्बन 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 जुड़े रहते हैं। तो जायंट स्ट्रक्चर जिसका होता है उसको बोलते हैं अपन क्या? कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। अब आप इसको इससे कंफ्यूज मत होना कि सर मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी तो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ऐसे मत सोचना। मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब क्या होगा? एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल होगा, जबकि कोवेलेंट सॉलिड का मतलब क्या होता है? जिसका स्ट्रक्चर ही जायंट हो, जैसे सिलिकॉन, ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, इस टाइप के बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। बोरोन नाइट्राइड, ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर, ठीक। मेटालिक सॉलिड जानते हो अब, ये क्या ही बताऊं मैं, तांबा चांदी सोना ये सब, प्लेटिनम वगैरह, मेटल्स। अरे यार मेटल्स मतलब मेटालिक सॉलिड क्या ये, ठीक है, ठीक है। अगला देखना जरा, अमोर्फस में क्या एग्जांपल है? क्वार्ट्ज ग्लास, ध्यान से सुनना। अगर SiO2 लिखा है और उसके ब्रैकेट में लिखा है क्वार्ट्ज, ठीक है, तो ये होता है क्रिस्टलाइन। और अगर SiO2 लिखा है और उसके ब्रैकेट में लिखा है सिलिका और क्वार्ट्ज ग्लास, तो आप ग्लास से समझ जाना ग्लास क्या होता है, अमोर्फस, ठीक है। क्वार्ट्ज ग्लास ऐसा, तो वो अमोर्फस में आता है। बाकी रबर हो गए, देखो पॉलीमर जितने भी होते हैं, रबर, प्लास्टिक, नायलॉन वायलॉन, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके? अमोर्फस। प्लास्टिक, ग्लास हो गया, रबर हो गया, ये सारे के सारे, ठीक है, ठीक, क्लियर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमोर्फस सॉलिड, ठीक है, तो ये ध्यान रखना एग्जांपल, क्लियर। अब एक बहुत बेहतरीन लाइन लिखी है एनसीईआरटी में। क्या लाइन लिखी है एनसीईआरटी में बेटा? देखो, ठीक है, क्लियर एकदम, बहुत बढ़िया। क्वार्ट्ज होता है बेटा SiO2, SiO2 देखा है ना आप लोगों ने? अरे यार SI, OSI, ओ साई, ओ साई, ऐसे जुड़ा रहता है ना। अरे यार ये नहीं जानते SiO2, ठीक है, ऐसा है, क्लियर है एकदम। एक बच्चा कह रहा वुड क्या होता है? बेटा वुड होता है अमोर्फस, ठीक है, क्लियर। चलो भाई आगे बढ़े। तो ये कहानी है। अब देखना जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इसके बारे में बहुत ध्यान से देखना, एनसीईआरटी से सीधी उठाई गई लाइन है ये। क्या लिखा है? ऑन हीटिंग अमोर्फस बिकम्स क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। मतलब अगर मैं अमोर्फस को किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट कर दूं तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि उसमें अरेंजमेंट क्या हो जाए? रेगुलर। क्यों? पुराने बॉन्ड टूटकर नए बॉन्ड बनेंगे तो वो रेगुलर पैटर्न में बनेंगे, है ना। इसीलिए यहां पर अमोर्फस होगा, ठीक है, क्लियर है, ये कहानी है, ठीक। तो ये ध्यान रखना, सीधा डायरेक्ट पॉइंट एनसीईआरटी से। तो अगर मैं अमोर्फस को किसी सर्टेन टेम्परेचर पर हीट करूं तो पॉसिबिलिटी है कि वो क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो जाए। या आप अमोर्फस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, हीट कर दो, जैसे आपने क्या बोला, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपने हीट कर दिया, या आप कोई टेम्परेचर रख के उसको समय दो, मतलब अमोर्फस को टाइम मिल जाए कि पुराने बॉन्ड टूट जाए और नए बन जाए। ऐसा नहीं होता झटके में हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक। एनर्जी कहीं से उसको थोड़ी बहुत मिल जाए। आप उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर नहीं पहुंच पा रहे हो तो उसके नीचे टेम्परेचर पर आकर आप उसको समय दे दो अमोर्फस को, तो वो
पॉसिबिलिटी है कि क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो जाए। क्यों? पुराने बॉन्ड टूटकर नए बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, क्लियर एकदम? ठीक, तो ये कहानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, है ना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी चीजें। अब देखना जरा अगला, अब हमें डिस्कस करना है टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो अभी तक की कहानी क्या हो गई बेटा, हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट किया, उसमें हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया, सॉलिड लिक्विड गैस, फिर हमने सॉलिड के बारे में समझा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी, फिर हमने सॉलिड को क्लासिफाई किया क्रिस्टलाइन अमोर्फस में। अब हम क्रिस्टलाइन के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्रिस्टलाइन के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्रिस्टलाइन के अंदर जा रहे हैं। एक बच्चा पूछ रहा है क्या टेम्परेचर होगा, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का तुम्हारा सॉलिड है। अमोर्फस सॉलिड जिस भी टाइप का होगा उसके अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर अलग अलग होगा, ऐसा थोड़ी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ही होता है ना। ठीक, क्या मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, चलो भाई ध्यान से देखना बेटा, थ्योरेटिकल लेक्चर है, क्या बोलूं मैं, कुछ चीजें ऐसी देखो, हर एक, मैंने पहले भी बताया आपको कई बार, हर एक टॉपिक आपको सेम तरीके से समझ में आए वो ऐसा नहीं होता, तभी तो ये साइंस है बेटा, है ना। आपको कुछ चीजें थ्योरेटिकल फॉर्म में भी पढ़नी पड़ती हैं, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। कई लोग तो छुड़वा देते हैं, कहते हैं कि बेटा ये एनसीईआरटी में दिया है एक टेबल, 2 टेबलें दी हैं उसमें, आप देख लेना एक बार। क्यों? वो ये बोलते हैं कि बेटा आपने 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा होगा। मैं तो आपको फिर से पढ़ा रहा हूं, थैंक यू बोल दिया करो मुझे, है ना। चलो, नहीं तो कई लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, सिंपल क्यूबिक बीसीसी एफसीसी। आपको एक एक्स्ट्रा लेक्चर इसलिए दिया जा रहा है ताकि पुराना रिवीजन करा दूं आपको, है ना। चलो ध्यान से देखना जरा क्या कहना है। अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं तो इसमें सबसे पहला डिस्कस कर रहा हूं मॉलिक्यूलर। ठीक है, कौन कौन से हैं? मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवेलेंट और मेटेलिक, ये 4 हैं। और ये चारों आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेना, रिवीजन भी हो जाएगा आपका, है ना। बोल दिया, थैंक यू, बहुत बढ़िया बेटा। चलो देखना जरा, मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो उसमें अलग अलग कैटेगराइज किए, क्या? नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले। ठीक है, अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे, आप देखो थोड़ा सा आपको 11th में चलना पड़ेगा मेरे साथ। क्या नॉन पोलर कौन से होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? 0। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल मैं यहां पर लिख भी देता हूं। देखो कभी अगर आपसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल पूछे, बताओ जरा नॉन पोलर का मतलब क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट म्यू क्या होना चाहिए? 0। और बेटा पोलर का मतलब क्या होता है? म्यू क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। म्यू क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट, और यहां क्या है? ये भी डाइपोल मूवमेंट। अगर 0 है तो नॉन पोलर और नॉन जीरो है तो पोलर। ठीक है, अब ये तो आप देखो, अब थैंक यू तो बोलोगे ही ना मुझे, मैं बता रहा हूं आपको ये चीजें, है ना। तो नॉन पोलर में म्यू क्या होता है? 0, और पोलर में म्यू क्या होता है? नॉन जीरो। अब ये पता कैसे करते हो आप नॉन पोलर और पोलर के बारे में? डाइपोल मूवमेंट आपको फिर पता होना चाहिए, है ना। अब वो मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि फिर वो एक लेक्चर 2 लेक्चर तो डाइपोल मूवमेंट में लग जाएंगे आपके, वो 11th क्लास का टॉपिक है ना। बस मैं कनेक्ट करके बता रहा हूं आपको, है ना। तो म्यू अगर 0 है तो नॉन पोलर, म्यू नॉन जीरो है तो पोलर। आ जाओ जरा वापस, यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे बताओ। अगर कोई मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम यहां पर बोलते हैं कि मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। और मॉलिक्यूल्स कैसे बना होता है? एटम्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहां मॉलिक्यूल्स होंगे। फोर्सेस क्या होंगे? फोर्सेस क्या होंगे देखो जरा, मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन कौन से फोर्सेस होते हैं? डाइपोल डाइपोल। अब चलो वीक वान डर वाल फोर्सेस में चलो, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, याद करो जरा। ठीक है, वान डर वाल, लंडन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स, आईडीपी वाला, है ना। तो नॉन पोलर कौन सा होगा जिसमें फोर्स कौन से होंगे? आईडीपी मतलब इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। 2 मॉलिक्यूल के बीच में कौन से फोर्स होंगे? आईडीपी। अब जो इंसान यहां मुंह उठा के आ गया है तो फिर अब बोलेगा कि सर आईडीपी क्या होता है। अदरवाइज मैंने आपको पहले भी वॉइस मैसेज भेजा था कि आप एक बार पढ़ लेना ये, है ना। तो आईडीपी क्या होते हैं आपके? नॉन पोलर में। ठीक है, पोलर में कौन सा होगा? पोलर मॉलिक्यूल में डीपी होते हैं। ठीक है, डाइपोल होते हैं, डीपी डाइपोल डाइपोल। आईडीपी मतलब इंड्यूस डाइपोल, है ना। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल आप बहुत सारे जानते हो, जैसे मीथेन हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया, इस टाइप के नॉन पोलर हो गए, CH4, I2, CCl4, ये सारे के सारे क्या? नॉन पोलर। मतलब जिनका डाइपोल मूवमेंट क्या हो? 0 हो, वो क्या हो जाएंगे? नॉन पोलर। सिंपल सा है ना। अगर डीपी की बात करूं,
तो डीपीडीपी में मॉलिक्यूल्स होते हैं और फोर्स क्या होगा यहां पर, पोलर वाले में डीपीडीपी फोर्स होगा। अब कोई भी पोलर आप लिख लो, जैसे पोलर में मैं लिख देता हूं मान लो HCl, तो 2 HCl के मॉलिक्यूल में कौन सा फोर्स लगेगा, डाइपोल डाइपोल लगेगा, है ना। इस तरीके से और लिख सकते हो CHCl3, ये सब डाइपोल फोर्स होते हैं, है ना, ETC। मतलब जहां पर आप कैसे चेक करोगे, आपको कोई कंपाउंड दे दे, कैसे चेक करोगे, जिसका डाइपोल मोमेंट 0 है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, और जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। सिंपल सा है ना, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, फिजिकल नेचर, ये आप ध्यान रखना, मैंने लिख दिए, ये सॉफ्ट होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। ये थोड़े स्ट्रांग फोर्स है इसलिए हार्ड होते हैं ये, ठीक। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करूं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करूं तो ये इंसुलेटर, ये इंसुलेटर, ये इंसुलेटर, मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड तुम्हारे क्या होते हैं, इंसुलेटर। देखो तीनों में ही लिखा हुआ है ये, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं बेटा, इंसुलेटर, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, इंसुलेटर। मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो नॉन पोलर मतलब बहुत वीक फोर्स हो गए, है ना, तो वेरी लो होता है, बाकी का लो और उसके नीचे भी लो। अगर इन दो लो में कंपेयर कराएं, किसमें, इन दो लो में कंपेयर कराएं, पोलर में और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिटिल बिट स्ट्रांग होता है कंपेरिजन टू पोलर। क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा सा स्ट्रांग फोर्स होता है कंपेरिजन टू डाइपोल डाइपोल फोर्स। लेकिन हां, डाइपोल डाइपोल का ही एक एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनो जो बात मैं बोल रहा हूं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ डीपीडीपी। कब, जब तुम्हारे इन्वॉल्विंग एटम हाइड्रोजन के अलावा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एंड समटाइम्स क्लोरीन, क्या बोल दिया मैंने ध्यान से सुनना। अब बेटा थोड़ी सी 11th आएगी यहां पर, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्यान से एक बार फिर सुनो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स। कब, जब हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और समटाइम्स क्लोरीन एंड कार्बन ऑल्सो, है ना। क्लोरीन कार्बन में भी एक दो एग्जांपल होते हैं जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता, आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था, है ना। और क्लोरीन एक जगह और करता है, जैसे ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। तो ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अलावा वाले एटम करते हैं, जैसे क्लोरीन और कार्बन भी करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ डीपीडीपी फोर्स, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर, क्लियर है, आगे बढ़े। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, इससे स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड लिख देता हूं मैं फोर्स के बारे में, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का, ध्यान से देखना। फोर्स क्या है, क्या है यहां पर, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा एक तरीके का डाइपोल फोर्स ही तो है, लेकिन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, है ना, और समटाइम्स क्लोरीन एंड कार्बन ऑल्सो। एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप जानते हो, H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, HF फ्लोरीन आ गया, अमोनिया, इस टाइप के, ठीक है। बाकी हार्ड होते हैं इंसुलेटर और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन इन दो लो में कंपेयर करो तो इसका थोड़ा सा ज्यादा। क्लियर है एकदम, चलो नोट करो, इसको लिख लो बेटा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये है ना, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, लिख लो एक बार फटाफट से, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में मैंने आपको बता दिया। क्लियर है एकदम बेटा, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, डन, लिख लिया, लिख लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना जरा बेटा, देखो जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना, ये वही लोग हैं जिनको मैंने बोला था और उनने काम नहीं किया, मुंह उठा के आ गए हैं, ठीक है। ये वही लोग हैं और कोई नहीं है ना। जिन लोगों ने जरा सा भी मैंने जो बोला था, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, वान डेर वाल्स फोर्स पढ़ के आए होंगे, उनको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है यहां पर, है ना। तो ये हो गया क्या, मॉलिक्यूलर फोर्स। अब मैं आपको एग्जांपल बता दूं कैसे। मान लो कोई भी आपसे पूछता है, बताओ जरा, मुझे बताओ CH3Cl किस टाइप का मॉलिक्यूलर सॉलिड है, बताओ, बोलो। CH3Cl किस टाइप का मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ऐसे पूछेंगे आपसे, है ना, बताओ जरा। तो हम इसका डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे, निकालेंगे नहीं, बस कंपेयर कराएंगे कि जीरो है कि नहीं। कैसे, इसका डाइपोल निकालने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि ये क्या है, 4 सिग्मा है, टेट्राहीड्रल होता है, ठीक है, ऐसा, ठीक। डाइपोल की डायरेक्शन बता दो किधर जाएगी,
कार्बन हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? कार्बन की, इधर जाएगी, इसकी भी इधर जाएगी डायरेक्शन, इसकी डायपोल की इधर जाएगी, लो से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जाता है ना। इसकी कहां जाएगी? क्लोरीन की तरफ। तो मुझे बताओ क्या यहां पर ये वेक्टर कट रहे हैं? क्या कट रहे हैं? क्या वेक्टर नहीं कट रहे ना? और अगर वेक्टर नहीं कट रहे हैं इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट म्यू क्या हो जाएगा? नॉन जीरो। और अगर म्यू नॉन जीरो हो गया बेटा तो ये क्या हो गया? पोलर। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। बात समझ में आई कुछ? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ऐसे क्वेश्चन होंगे, कर लेना आप। क्लियर है एकदम? तो कैसे करना है वो मैंने बता दिया। कोई भी आपको कंपाउंड दे दे, पूछे बताओ ये किस टाइप का मॉलिक्यूलर सॉलिड है, डायपोल मोमेंट निकाल के कर सकते हो, है ना। एक और बताना, CH3, एक और कर लेते हैं, CH3OH। बताओ जरा, बताओ जरा, CH3OH किस टाइप का मॉलिक्यूलर सॉलिड है? किस टाइप का मॉलिक्यूलर सॉलिड है? बोलो जल्दी बोलो, करते जाओ, मेरे साथ करते जाओगे, सब सिखा देंगे। किस टाइप का मॉलिक्यूलर सॉलिड है? बताओ बताओ बताओ, किस टाइप का? CH3OH। कैसा दिखता CH3OH? OCH3H ऐसा होता ना बेंट, यहां पर दो लोन पेयर ऐसे होते हैं। तो इसका वेक्टर कटेगा क्या? आपको दिख रहा है कुछ ना कुछ बॉन्ड एंगल तो है ना, वेक्टर नहीं कटेगा। इसका मतलब मैं डायरेक्ट ही लिख सकता हूं क्या? म्यू नॉन जीरो। तो तुम इसको पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोल सकते हो। लेकिन अगर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो तुम और अच्छे से आंसर करोगे, क्या बोलोगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक तरीके से पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में ही तो आता है ना। तो अगर तुम्हारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो आप आंसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे सकते हो, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा अच्छा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला ये। क्लियर है एकदम? चलो बहुत बढ़िया बेटा, पोलर में आता है ये, बिल्कुल सही है। अरे अभी तो मैंने बोला थोड़ी देर पहले, 3 बार मैंने डेफिनेशन रिपीट करी, कान खोल के सुनते ही नहीं हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ डीपीडीपी, और डीपीडीपी पोलर में आता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पोलर होगा ही, है ना। उसमें कोई गलत थोड़ी है, सही है एकदम। लेकिन आंसर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग करोगे अगर ऑक्सीजन किससे जुड़ा हो। अब तुम सारा ही पढ़वा लोगे मुझसे क्लास 11th। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हो तो वो क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैटेगरी में आता है। फोन से जुड़े होने चाहिए, ठीक है। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं। एकदम क्लियर है आप लोगों को, मैं समझ गया, सही आंसर आए थे आप लोगों के। अब चलते हैं कुछ और आगे बढ़ते हैं, अगले सॉलिड्स पर चलते हैं। आ जाओ जरा, इधर आओ, सब सिखा देंगे, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सभी लोग जल्दी से। अगला है आयनिक सॉलिड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? आयंस। अरे भैया, कैटायंस, एनायंस, आयंस होंगे, है ना। अगला देखो, फोर्सेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। भाई आयन के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। जैसे एग्जांपल देखो क्या लिखे, NaCl, ये सब आयंस ही तो हैं। Na+Cl- Mg2+O2 नेगेटिव, है ना। Zn2+S2 नेगेटिव, Ca2+F नेगेटिव। कैटायन और एनायन होंगे। आयंस के बारे में, आयनिक के बारे में आप जानते हो, हार्ड और ब्रिटल नेचर के होते हैं, और सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं। ध्यान सुनना, आयनिक कंपाउंड्स आर इंसुलेटर, एक्ट एज इंसुलेटर, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। बट कंडक्टर इन मॉल्टन और एक्वस सॉल्यूशन, पानी में डाल दो इसको, या इसको मॉल्टन स्टेट में ले जाओ या फ्यूज स्टेट में ले जाओ, तो आयंस के फ्लो की वजह से कंडक्टिविटीज में आ जाती है, कंडक्टेंस में आ जाती है, ठीक है। क्लियर? और मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है। क्यों? आयनिक सॉलिड क्या होता है? बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। और इसी के बारे में हमें सॉलिड स्टेट पूरा चैप्टर पढ़ना है, आयनिक सॉलिड के बारे में, ठीक है। तो ये इंसुलेटर सॉलिड फॉर्म में क्यों होते हैं? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में ये एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे होते हैं, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट में ये एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्म में बंधे होते हैं। जबकि जैसे ही तुम इसको फ्यूज स्टेट में ले गए तो आयन सेपरेट हो गए, पानी में डाल दिया तो आयन सेपरेट हो गए, है ना। तो आयंस के फ्लो की वजह से हो जाता है ऐसा, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, मतलब बंधे होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, ठीक है। तो ये हो गया आपका आयनिक। अब चलते हैं मेटेलिक पर। मेटेलिक में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? मेटल्स, मेटल होते हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। एटम्स लिख सकते हो आप, एटम्स, है ना। फोर्सेस क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड। फोर्सेस क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड।
अब ये मेटालिक बॉन्ड क्या होता है बेटा, आपको इसको डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, आप कहीं से देख लो, अवेलेबिलिटी है आपके पास, यूट्यूब जिंदाबाद है ना, कहीं से भी पढ़ो लेकिन पढ़ लेना। थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूं क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ठीक है, अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो कि मेटालिक बॉन्ड कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल होता है, ठीक है, इसको आप पढ़ना। ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर सॉलिड स्टेट में भी 10-20 लेक्चर लग जाएंगे क्योंकि 11th का टॉपिक है, पढ़ लेना है ना। तो मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं, इसमें मेटल्स के अंदर बॉन्ड होते हैं, ठीक है, इतना बस काफी है सॉलिड स्टेट चैप्टर में। हार्ड होते हैं ये, ठीक है, मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, ये आप जानते हो, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और सॉलिड हो चाहे मॉल्टन हो, कंडक्टर की तरह काम करते हैं। भाई कई लोगों को करंट भी तो लगा होगा, याद है बचपन में करंट लग गया था तुम्हें छूने से, भाई मेटल वायर, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये कंडक्टर होते हैं ड्यू टू आयन के फ्लो की वजह से। ध्यान से सुनना जरा जो बात मैं बोल रहा हूं, आयनिक कंपाउंड अगर मैं पानी में डालूं या मॉल्टन स्टेट में ले जाऊं तो ये आयंस के फ्लो की वजह से कंडक्टर होते हैं, जबकि मेटल होते हैं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट की वजह से कंडक्टर होते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। कह रहे हैं 11th बर्बाद हो गई, अरे तो 11th बर्बाद हो गई तो पढ़ो भैया, टाइम निकालो, रिवीजन करो, यूट्यूब जिंदाबाद, आपके पास अवेलेबिलिटी है ही, सब चीजें हैं आपके पास। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो क्या हो गया, हाई। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया आपका, हाई, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि मेटल एक दूसरे से बंधे होते हैं, किस फोर्स से, मेटालिक बॉन्ड से, ठीक है। चलें आगे बढ़े, चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मेटल्स तो आपको पता ही है ना, एक कह रहा सर एग्जांपल बता दो भाई तुमको मेटल्स के भी एग्जांपल चाहिए लिख लो, तांबा चांदी सोना आयरन मैग्नीशियम लो, ईटीसी जरूर लिख लेना मेरी तरफ से, ईटीसी जिंदाबाद चलो भाई लिखो, नोट कर लो इसको फटाफट से, लिखो लिखो। एक बच्चा कह रहा है यूट्यूब पर डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। बेटा पढ़ने वाले बच्चे कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, ध्यान रखना, पढ़ने वाला कहीं ना कहीं से पढ़ लेता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते, नोटेड, यस सर। अब आगे बढ़ा जाएगा, अब आगे बढ़ेंगे हम, आगे चलेंगे, आ जाओ। अगला है कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। क्या बेटा, कोवेलेंट या नेटवर्क, बड़े बड़े स्ट्रक्चर, कैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर, कैसे बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, जैसे ग्रेफाइट, कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर थे, डायमंड एक दूसरे जुड़ा हुआ, कार्बन 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 दैक कार्बन दमादम कार्बन, ठीक है। सिलिकॉन एक दूसरे जुड़ा, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, SiC सिलिकॉन कार्बन से जुड़ा, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है ऐसा। तो जितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे कैसे, देखो कितने अच्छे अच्छे लिखे मैंने, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहां क्या होते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं आपके, है ना। जैसे फोर्स के बारे में बात करें तो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे। जैसे देखो SiO2 जो क्वार्ट्ज वाला है, तभी तो वो किस लाइन में आया, ध्यान रखना, SiO2 के ब्रैकेट में क्वार्ट्ज लिखना पड़ेगा, जिसमें तुम्हारा ऐसा जुड़ा होता है, साई ओ साई ओ साई, इस तरीके से ओ ओ ओ ओ ओ ओ, इस टाइप से। देखो बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जाम्पल देखो SiO2 हो गया, SiC हो गया, कार्बन डायमंड ग्रेफाइट, ठीक है। आप इसमें एक और ऐड कर सकते हो, सिलिकॉन भी आपस में जुड़ा होता है, ETC इस टाइप के, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, हार्ड होते हैं ये, ठीक है। लेकिन सिवाय इसके ध्यान रखना, जो ग्रेफाइट है ना, ये तुम्हारा सॉफ्ट होता है, ध्यान रखना। क्यों सॉफ्ट होता है, ड्यू टू वीक वांडरवाल फोर्सेस, ये। और ग्रेफाइट कंडक्टर भी होता है, बाकी सब क्या होता है, इंसुलेटर, ध्यान रखिएगा। ग्रेफाइट थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों, ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उसमें, उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना। तो सॉफ्ट होता है ग्रेफाइट, लेयर होता है ना, लेयर स्ट्रक्चर, वीक वांडरवाल फोर्स। सर ये पता था, अरे बेटा तो एक बार हमको भी पढ़ा लेने दो, जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा। कंडक्टर होता है ये, है ना, बाकी तो आप जानते हो। नोट करो इसको फटाफट से, नोट किया जाए सर, ठीक है, ठीक है।
एक बच्चा कुछ लिख रहा था लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया, SiO2 के बारे में कुछ लिखा था उसने। क्या लिखा था SiO2 के बारे में? अच्छा ओके, एक बच्चा कह रहा है कि सर SiO2 में तो सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन है, तो आप इतने क्यों बना रहे हो? बेटा ये जो होता है ना SiO2, ये एक्चुअल में लिखते ऐसा है इसको, जबकि ये ऐसा होता है SiO2 होल N होता है, ये ऐसा एक्चुअल में है ना, पॉलीमरिक होता है, ध्यान रखना। ठीक है, नोट करें जल्दी फटाफट से, नोट करें नोट करें नोट करें नोट करें। डन, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, थम्स अप, चलो बहुत बढ़िया। अब एक पॉइंट पे आ जाओ, आ जाओ जरा पॉइंट पर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखना, जिंदगी का इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिंदगी का इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। आ जाओ जरा ध्यान से देखना जरा, मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ध्यान सुनो, मेल्टिंग पॉइंट आयनिक सॉलिड के ज्यादा होते हैं कंपेरिजन टू कोवेलेंट सॉलिड, और फिर मॉलिक्यूलर आता है। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन अगर कोवेलेंट में जायंट कोवेलेंट आ गया, बहुत ध्यान से कान खोल के सुनना, जायंट कोवेलेंट आ गया, या नेटवर्क सॉलिड जिसको बोलते हैं, कोवेलेंट का दूसरा नाम नेटवर्क सॉलिड भी होता है ना। तो अगर जायंट कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड आ गया तो वो आयनिक से भी ज्यादा होता है। ध्यान रखना, आयनिक जो होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे होते हैं, बड़े बड़े से इनके लैटिस होते हैं। कोवेलेंट तो सिर्फ मॉलिक्यूलर वाला केस आता है। ये जो कोवेलेंट है ये कौन सा आ गया? कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा आ गया? नॉर्मल कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड के फॉर्म में रख सकते हो। लेकिन अगर मैं जायंट की बात करूं, बड़े स्ट्रक्चर, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है यहां पर, तो आप उससे समझ जाओगे। SiO2 एक्चुअल में क्या होता है? SiO2 होल N, तो ये किस में आता है? नेटवर्क में आता है, ठीक है। फिर आपके ये आयनिक हो गया, और SiO2 क्या हो गया? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड में बोल सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ध्यान रखना, आपने बचपन में ये पढ़ा था, क्लास 11th में आपने इतना पढ़ा था। अब मैं क्लास 12th में एक और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जायंट कोवेलेंट इनसे भी ज्यादा अच्छे होते हैं, मतलब ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखने वाले होते हैं, बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। एक बच्चा कह रहा व्हाट इज लैटिस? बेटा लैटिस का मतलब होता है आपका पूरा घर वो लैटिस है, और आप जिस रूम में बैठे हो वो एक यूनिट सेल होती है। जैसे इस रूम में मैं पढ़ा रहा हूं, ये एक यूनिट सेल है जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा पूरा घर क्या है? लैटिस है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने ऐसा, बचपन में आपने ये पढ़ा था, लेकिन कोवेलेंट में भी नेटवर्क आ जाए तो सबसे बड़ा, ठीक। अब आगे देखो, ग्रेफाइट के बारे में एक पॉइंट है और डायमंड के बारे में पॉइंट है। क्या? ग्रेफाइट गुड थर्मल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, जबकि डायमंड गुड थर्मल कंडक्टर है बट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। अब ध्यान से सुनना, इधर अगर मैं आपसे बोलूं, बहुत ध्यान सुनना बात को, थर्मल कंडक्टिविटी कैसे पता चलेगी? थर्मल कंडक्टर और इलेक्ट्रिकल कैसे पता चलेगा? ध्यान सुनना, ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आती है। करंट लगता है ना आपको, पेंसिल आपने छुई होगी बचपन में, है ना, लग जाता है। लेकिन डायमंड में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, और अगर डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो इलेक्ट्रिकल तो कंडक्टिविटी दिखाएगा नहीं। इसका मतलब ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जबकि डायमंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। बात क्लियर? अब ध्यान से सुनना, थर्मल कंडक्टिविटी कैसे चेक करोगे? मान लो आपने किसी एक कंपाउंड को हीट किया, अगर वो कंपाउंड जायंट है, बड़ा स्ट्रक्चर है, तो बॉन्ड के थ्रू हीट ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब वो कंपाउंड धीमे धीमे गर्म हो जाएगा। तो अगर जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, तो हीट ट्रांसफर हो जाएगी बॉन्ड के थ्रू। तो चाहे डायमंड हो चाहे ग्रेफाइट हो, दोनों जायंट स्ट्रक्चर होते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, तो बॉन्ड के थ्रू हीट ट्रांसफर होने की वजह से अच्छे थर्मल कंडक्टर हो जाएंगे। आपने हीट दी, उसको गर्म किया, तो अगर आप ग्रेफाइट या डायमंड को गर्म करोगे तो वो गर्म हो जाएगा, थर्मल कंडक्टर अच्छा है। क्यों? बड़ा जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्लियर है? बात समझ में आई जो मैंने समझाया आपको? क्या भाई, क्या चल रहा है जीवन में? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अलग अलग हैं। देखो,
इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर ये है और कंडक्टर ये है। ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा। डायमंड फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इंसुलेटर होगा, है ना। और अगर थर्मल कंडक्टिविटी की बात करूं तो हीट करा दिया आपने, जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, बड़ा स्ट्रक्चर होता है। तो मान लो एक कार्बन को हीट मिली, उसने आगे बॉन्ड में ट्रांसफर कर दिया, आगे ट्रांसफर होती जा रही है ना। क्लियर, बहुत बढ़िया। एक एग्जांपल से समझाता हूं, देखो मान लो मेरे पास ये है कार्बन, ठीक है, ये मैंने डायमंड बना दिया। डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होगा, है ना, ऐसे। ये टेट्राहेड्रल होता है ना, ये तो ऐसा इस तरीके से जुड़ा होगा 4 कार्बन से, ऐसा बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा। मान लो तुमने यहां इसको हीट दे दी, इसको तुमने हीट सप्लाई कर दी, तो ये क्या करेगा, आगे हीट ट्रांसफर कर देगा, ये आगे कर देगा ऐसा, तो ये गर्म होता जाएगा और क्या, इस तरीके चलता रहेगा। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, 2 मैंने बता दिए, ठीक है। अब आपकी थ्योरी एकदम खत्म, अब प्रैक्टिस करेंगे। इतनी ही थ्योरी आपको पढ़नी थी, देखो कितना आसान है। ये आप 11th का पढ़ सकते थे, है ना, लेकिन मैं एक अच्छा इंसान हूं तो मैंने आपको फिर से पढ़ा दिया। अब आप जरा आए और मुझे बताएं क्या लगता है आपको, बोलो। अब आप करें क्लासीफाई ईच सॉलिड, फटाफट से क्लासीफाई करते जाएं, करते जाएं। आपके पास 4 ऑप्शन है, क्या क्या, आयोनिक, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट या नेटवर्क, और एक और कौन सा था, मेटेलिक। इन 4 में से आपको लिखते जाना, ठीक है। ये आपके सामने ऑप्शन मैंने दे दिए, फटाफट से लिखते जाओ। बताओ जरा, P4O10 क्या है? अरे अंकल P4O10 क्या, जल्दी बोलो, जल्दी बोलते जाओ, बस मजा आ जाएगा। यहां लिखते जाएंगे अपन, है ना। बोलो P4O10 क्या है, जल्दी बोलते जाओ, जल्दी जल्दी फटाफट से। P4O10 मॉलिक्यूल है, अरे मॉलिक्यूल होता ना, तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर, खत्म। इस तरीके से ग्रेफाइट क्या होता है, बड़ा स्ट्रक्चर, बड़ा मतलब जायंट, मतलब नेटवर्क, यानी कि कोवेलेंट। नेटवर्क लिखो या कोवेलेंट लिखो, बात बराबर है, ठीक। लिखते जाओ फटाफट, अरे अब तो हो गया काम, अब तो सीख गए। SiC सिलिकॉन कार्बाइड बड़ा स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क, ठीक है। अरे बड़ा होता है ना, जायंट स्ट्रक्चर, नेटवर्क। आरबी क्या है, रूबिडियम, रूबिडियम क्या था, मेटल, क्या लेंगे, मटैलिक, क्या लेंगे बेटा, मटैलिक। अंकल जल्दी देखो, मटैलिक। I2 क्या है, I2 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर, क्या बात है। P4 क्या, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर, क्या बात है, ठीक है। प्लास्टिक क्या है बेटा, प्लास्टिक अमोर्फस में आ गया, ठीक है। तो इसके अलावा एक और, ये तो सारे कोवेलेंट वाले हो गए ना, सॉरी कोवेलेंट नहीं, क्रिस्टलाइन हो गए ये सारे क्रिस्टलाइन। इसके अलावा एक अमोर्फस भी आपको सोचना है ना, इसमें एक एग्जांपल आ गया है। तो पॉलीमर, प्लास्टिक ये सब क्या होते हैं, अमोर्फस। तो प्लास्टिक क्या लिखूंगा, अमोर्फस। चलो भाई आगे बढ़ते जाओ। सिलिकॉन, SI सुनना ध्यान से, देखने में ऐसा लग रहा है एटम है, SI जुड़ा होता है एक दूसरे से SI एक दूसरे से जुड़ा होता है, क्या बोलते हैं इसको, नेटवर्क। क्या लिखेंगे बेटा, नेटवर्क, एक दूसरे से जुड़ा होता है ना ये, वाह बढ़िया। LiBr, अरे बेटा आयन है ना, Li प्लस Br माइनस, आयोनिक, बहुत बढ़िया, आप तो सीख गए। ब्रास क्या होता है, कॉपर और Zn मिलकर, मतलब मेटेलिक, मेटल्स ही है ना ये तो। चलो भाई, अमोनियम फॉस्फेट, आयंस हैं, आयोनिक, हो गया काम खत्म। देखो क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, तालियां बजा लो जरा आपके लिए, सबके सही होंगे, 101% सबके सही होंगे। अगर ये भी आपने गलत कर दिया मतलब पता नहीं कहां जी रहे हो तुम, ठीक है। क्या बढ़िया, मस्त बहुत बढ़िया, क्लियर। इन आंखों की मस्ती के चलें क्या आगे, यस सर, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, बहुत सही। अब ये कह रहे हैं 11th एक्सप्लेन बेटा, NH4 प्लस और PO4 3 माइनस, आयनिक में आते हैं ना,
चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, बढ़ते जाओ। आइए आपका इंतजार था। फटाफट से मैच द कॉलम, मैच कराओ जल्दी जल्दी। मैच द कॉलम, कॉलम मैच करेंगे, कॉलम मैच करेंगे। आओ आओ, कहां जा रहे हो यार, आओ। K2SO4 बताना जरा। ओ भाई K2SO4 आयंस है ना इसमें, K प्लस और SO4 2 माइनस, आयनिक। अगला बोलो। टिन, मेटेलिक, अलग कलर से मेटेलिक। टिन टिन, टिन टिन क्या है? टिन टिन मेटेलिक। चलो आगे बढ़ो। बेंजीन क्या है? C6H6 मॉलिकुलर, अलग कलर से है ना, अच्छा लगेगा। यो, और साइन क्या है? साइन, साइन क्या है? जय साईं बाबा, क्या है? कोवेलेंट। अरे नेटवर्क है ना, सबका सही होगा, सबका ही सही होगा। बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है, आज तो जलवा है मतलब। अगला करें, बताइए। अरे आंसर निकालिए, चलिए बताइए जल्दी, फटाफट से बताइए क्या कहना है आपका, जल्दी बोलो फटाफट से, सॉल्व करो जल्दी बोलो। टोटल नंबर ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड बताना है तुम्हें, मॉलिकुलर, ठीक है। अमोनिया बताना जरा, अमोनिया एक एक करके डिस्कस करते हैं ना। NH3 बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना इसमें, मतलब मॉलिकुलर ही है ये। चलो एक ये हो गया, और जो होगा उसमें अपन बॉक्स में बंद कर देंगे। यूरिया भी तो मॉलिक्यूल होता है, NH2CO NH2, नाच दो CO नाच दो, है ना। ZNS तो तुम्हारा आयनिक हो गया, ठीक है। AR आर्गन, आर्गन क्या ये मॉलिकुलर में आता है? अब ध्यान से सुनना, भले ही एटम है लेकिन ये मॉलिकुलर सॉलिड की कैटेगरी में रखते हैं, इसको ध्यान रखना। आर्गन भले ही एटम है लेकिन इसको मॉलिकुलर सॉलिड की कैटेगरी में रखते हैं, क्यों? ड्यू टू फोर्सेस। कौन से फोर्स होते हैं इसमें इनर्ट गैसेस में? वीक वांडरवाल फोर्सेस, सुना होगा आपने, वीक वांडरवाल फोर्सेस होते हैं इनर्ट गैस में, ध्यान रखना। तो यहां स्टार भी लगा देता हूं मैं। चलो अगला, वाटर, H2O मॉलिकुलर, SiO2 नेटवर्क या कोवेलेंट, है ना। NaCl, अरे बेटा NaCl आयनिक, SiC नेटवर्क या कोवेलेंट, है ना। यहां एक्चुअल में SiO2 होल N होता, ध्यान रखना आप हमेशा, है ना। अगला ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है बेटा? ग्रेफाइट क्या होता है बताइए तो जरा जरा। नेटवर्क, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस, ड्राई आइस पता क्या होता है? CO2, और CO2 किस में आता है? मॉलिक्यूल। SiO2 सिलिका, ये तो अमोर्फस में आता है, सिलिका लिखा ना, अमोर्फस में आता है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज बताओ जरा, अलॉय है ना मेटल का, बस मेटालिक में आता है। क्लियर? चेक कर लो जरा, 1 2 3 4 5, इसका क्या आंसर आया? क्या 5 आंसर आया? क्या सभी लोगों का 5 आंसर आया? 5 5 5 5 5 5 5, जल्दी बोलो, ठीक है। क्या मैं आगे बढ़ूं? अरे वाह क्या बात है, सीख गया आज तो, बहुत सही अंकल। चलो आगे बढ़ते हैं हम, आइए 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 आइए। क्लासिफाई ईच सॉलिड क्रिस्टलाइन और अमोर्फस, बताओ जरा। अब आपको क्या करना है? अब आपको बस ये बताना है कौन क्रिस्टलाइन कौन अमोर्फस। बेंजोइक एसिड मॉलिक्यूल है, अरे बेटा C6H5CH मॉलिक्यूल है ना, तो ये क्रिस्टलाइन में आता है, ठीक। तो अपन यहां लिख देंगे क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन के लिए C, अमोर्फस के लिए A लिख देंगे, ठीक है। KNO3 आयनिक में आता है, मतलब क्रिस्टलाइन आता है, क्रिस्टलाइन का ही तो टाइप है आयनिक। कॉपर मेटल क्रिस्टलाइन है। पॉलीयूरेथन, पॉलीमर जितने भी आएंगे पॉलीमर सारे क्या होते हैं? अमोर्फस, ध्यान रखना। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन बेटा पॉलीमर होता है, अमोर्फस, ध्यान रखिएगा, टेफ्लॉन पॉलीमर होता है। जो आपके घर में नॉन स्टिक फ्राई पैन वगैरह है ना, वो उस पर टेफ्लॉन कोटिंग होती है, आजकल तो गाड़ियों में भी करने लगे। सेलोफेन पॉलीमर अमोर्फस, PVC पॉलीमर अमोर्फस, फाइबर अमोर्फस, ग्लास फाइबर वगैरह, ठीक है। तो ध्यान रखना, पॉलीमर वगैरह जितने भी हो गए सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अमोर्फस। चलें आगे बढ़े।
ठीक, बाकी डिटेल। पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है। बाकी आप डिटेल में पॉलीमर चैप्टर जब पढ़ोगे तो सारे पॉलीमर आप याद करोगे, तो वो भाई एग्जाम देने जाओगे तो सब चैप्टर पढ़ के जाते हो ना, सारे चैप्टर जब खत्म हो जाए तभी तो एग्जाम दोगे, तो आपको तब तक याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो, है ना, ठीक है। चलो बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब अपन करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल। आइए जरा, आइए तो सर, करिए, आइए जरा, आइए मैडम लोग भी जल्दी फटाफट से। क्या कहना है, क्या कहना है, आओ जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। बताओ, कोई चीज सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, तो क्या बताता है, मतलब कौन सा प्रॉपर्टी से पता चलेगा, बोलो। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, बोलो जल्दी फटाफट से। सॉलिड की एग्जिस्टेंस किससे पता चलेगी? देखो, कोहेसिव फोर्स मतलब जो आप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात कर रहे हो, है ना। थर्मल एनर्जी मतलब आप हीटिंग दे रहे हो, तो हीटिंग देना तो सॉलिड नहीं होता ना, गैस की तरफ जा रहे हो, मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं। हाई टेम्परेचर मतलब वही हो गया, इससे कनेक्टेड है ये, है ना। तो टेम्परेचर लो होना चाहिए तभी तो सॉलिड की तरफ जाओगे, और फोर्सेस स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। ठीक, अरे क्या बात है, सबका ही सही है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बदलापुर आंसर। अगला पढ़ो जरा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये ध्यान रखना, एग्जाम में बेटा ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, नॉट ऐसे पूछ लेंगे, है ना। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बताओ, आपके पास टेबल बन रखी है, आपने नोट्स बना रखे हैं, बेटा नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, बना लो, नहीं बनाए तो नोट्स बना रखे ना, अभी मैंने बोला था नोट करते जाओ। देखो जरा, क्रिस्टलाइन सॉलिड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्या भैया? डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, यस एकदम सही है, क्यों? शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। आइसोट्रोपिक इन नेचर, गलत, यही आंसर लगा देंगे ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रोपिक के होते हैं, क्या बात है, एकदम सही है, एकदम सही है, ठीक है। बाकी ऑप्शन पढ़ लो, समझ में आ जाएगा कि सही है क्रिस्टलाइन के लिए। क्लियर है एकदम? क्या मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, फटाफट करते जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमोर्फस सॉलिड। क्या बेटा, अमोर्फस सॉलिड क्या है, कौन सा है इनमें से, बताएं, बताएं जरा, बताएं बताएं। अमोर्फस सॉलिड, जल्दी से आंसर लगाएं। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, तुरंत जवाब चाहिए, जनता जवाब मांगती, जल्दी। फटाफट से बोलें। जल्दी बोलें। ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज ग्लास, सिलिकॉन कार्बाइड, आपको पता ही है सब, क्या बोलोगे बताओ। अमोर्फस चाहिए ना, ग्रेफाइट तो आता है आपका किसमें, नेटवर्क में, क्रिस्टलाइन का पार्ट है। क्वार्ट्ज, अरे क्या बात है, बदलापुर आंसर है, क्वार्ट्ज ग्लास लगा दिया उनने, ठीक है, बदलापुर आंसर है। क्रोम एलम क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए, K2SO4 डॉट Cr2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, मतलब आयनिक है ये नेटवर्क होता है सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। देखो क्या कह रहे हैं आप, ध्यान सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी। क्वार्ट्ज ग्लास से पता चल गया क्या है, अमोर्फस है, और ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो बताना जरा, अमोर्फस की फिजिकल प्रॉपर्टी, आइसोट्रोपिक नेचर होता है इसका, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। आगरा आंसर आएगा। थ्योरिटिकल चीज का देखो कितना अच्छा एडवांटेज होता है, जितनी थ्योरी बेटा इधर, जितनी थ्योरी मैंने पढ़ाई बेटा उतनी कर लेना, सवाल आएगा बना लेना, ठीक है। चलो आगे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये वाला, ये बहुत बड़ी चीज है ना, ध्यान रखना। नॉट ट्रू अबाउट अमोर्फस सॉलिड, ठीक है, कौन सा ट्रू नहीं है। ऑन हीटिंग दे मे बिकम क्रिस्टलाइन एट सर्टेन टेम्परेचर, एनसीईआरटी लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी, ध्यान रखना, है ना। दे मे बिकम क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम, मैंने बोला था आपको, लंबे समय तक रख दोगे तब भी हो जाएगा। आगे, अमोर्फस सॉलिड कैन बी मोल्डेड बाय हीटिंग, बिल्कुल सही। दे आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर, जो कि गलत है, अमोर्फस आइसोट्रोपिक होते हैं, ध्यान रखना, ढोलकपुर आंसर आएगा। अमोर्फस क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक, क्या होता है बेटा, आइसोट्रोपिक। क्लियर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, सबका ही आंसर आते जा रहे हैं आज तो धमाधम, जबरदस्त। चलो अगला सवाल, थ्योरिटिकल है यार ये सारे, पढ़ो।
द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू, पढ़े जरा, ऑप्शन जिनने पढ़ लिए उनका आंसर आ गया भैया, अगर ऑप्शन पढ़ लिए तो आ जाएगा। इस वाले टॉपिक से, टाइप ऑफ सॉलिड से, सिर्फ उन्हीं लोगों का आंसर नहीं आता जो आलसी किस्म के व्यक्ति होते हैं, जो पढ़ना ही नहीं चाहते ऑप्शन। अगर आपने ऑप्शन पढ़ लिया तो आ जाएगा, पढ़ो जरा। मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का रीजन बता दो क्या कह रहे हैं। आ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल ऑब्जर्व ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस इन द क्रिस्टल, शॉर्ट डिस्टेंस लिखा है, ये तो गलत ही है। रेगुलर लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस देखो, लॉन्ग डिस्टेंस देखो जरा क्या लिखा है, लॉन्ग डिस्टेंस। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑब्जर्व ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, सेम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, गलत। ये बी आंसर है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, क्लियर। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट का ये रीजन है, रीजन पूछा है आपसे, है ना, रीजन पूछा है, ठीक है। ये डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन नहीं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, उससे कंफ्यूज मत हो ना, कई लोग डी आंसर दे रहे थे। क्या आवाज समझ में आ रही है, क्या चल रहा है आपके जीवन में, समझ में आ रहा है कुछ? चलो आगे बढ़ रहा हूं। यो अगला सवाल फटाफट से आंसर करेंगे। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, दिल ना जानिया, आंसर करो जल्दी। आयोडीन मॉलिक्यूल, आयोडीन मॉलिक्यूल, I2 हेल्ड टुगेदर, I2 क्या है, I2 देखो बताओ जरा। लंडन फोर्स, डाइपोल डाइपोल, कोवेलेंट, कूलम्बिक, बताओ। कूलम्बिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, वो तो आयनिक में होता है, तो साफ साफ गलत है। लंडन फोर्स वीक वंडरवाल फोर्सेस में आते हैं। डीपी मतलब पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। लंडन फोर्स मतलब आईडीपी वाले, ध्यान रखना। लंडन फोर्स कौन से, आईडीपी। तो क्या मुझे ये पता है और क्या आपको ये पता है कि I2 नॉन पोलर होता है, देखो म्यू क्या होता है इसका, 0, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैटेगरी में आता है आंसर आगरा, आगरा आंसर है, ठीक है, बहुत आसान है। कोवेलेंट थोड़ी होगा ये, ध्यान से सुनना। ये आयोडीन, कई लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, ध्यान सुनो। लोग कहते हैं सर ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट आना चाहिए ना। हम फोर्स किस किस के बीच देखते हैं, मॉलिक्यूल के बीच देखते हैं, है ना, ध्यान रखना। कोवेलेंट मतलब आपके कौन से वाले, नेटवर्क सॉलिड की बातें चल रही हैं, ठीक। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड, बताओ जरा। नेटवर्क सॉलिड बोलो, क्या कहना है भाई, आंसर अब तो आ जाएगा। नेटवर्क सॉलिड कौन सा है बताओ, जल्दी बोलो, देख रहा हूं मैं आपकी कमेंट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। रोहन, निखिल, दिशा, निकिता, दीक्षा, आर्यन, पीयूष, अंश, प्रगति, गायत्री, अंकित, विदित, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, सब बढ़िया चल रहा है। नेटवर्क सॉलिड का आंसर, अरे डायमंड, ठीक है। अगला सवाल बताएं जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, कौन सा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है, नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, जल्दी बोलो, जल्दी से बताएं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन सा नहीं है, जो इंसुलेटर है, ध्यान रखिएगा, जो इंसुलेटर है, बताइए बताइए बताइए, क्या लग रहा है आपको आंसर, जल्दी से बोलें, फटाफट से आंसर बताएं। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर। देखो H2O सॉलिड तो आइस हो गया, मतलब मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर तो सारे इंसुलेटर होते हैं ना, तो ये मॉलिक्यूलर और ये मॉलिक्यूलर, इंसुलेटर, CND, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर इंसुलेटर, ठीक है, क्लियर, ठीक। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, इंसुलेटर। क्लियर है, क्लियर, बना लोगे क्वेश्चन, है ना। तो इस टाइप के सवाल थे जो मैं लाया था आपके लिए। अगला करो, नेक्स्ट, थोड़े से ही बचे हैं बस, क्या बात है, बहुत बढ़िया, फटाफट फटाफट कर लो। अगला,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताओ जल्दी फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक सॉलिड। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो, है ना, तभी आपका आंसर आएगा। फटाफट से सब लोग आंसर करें। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर। फटाफट से आंसर करें, क्या लग रहा है। जल्दी से मुझे आंसर बताइए। वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बताओ क्या कहते हो। सब लोग आगरा बोल रहे हो क्या? मैं देख रहा हूं आपके स्क्रीन थोड़ी दूर पड़ रही है, फोन में देख लेता हूं। आगरा कह रहे हैं सब लोग। ब्रिटल नेचर होता है क्या आयनिक बॉन्ड का? अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया देवांश। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है पिछले में टीआईओ के बारे में। अच्छा, पिछले में टीआईओ, टाइटेनियम ऑक्साइड, ध्यान से देख लेते हैं। एक पिछला वाला देख लो जरा, क्या इस वाले का। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल, सही तो है सीओडी, मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना ये, फिर क्या दिक्कत है। अच्छा, इससे आपको लग रहा होगा, ओके ओके चलो। ये जो टीआईओ होता है ना, थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि ये आयनिक है। ध्यान से देखना, आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि ये आयनिक है, और आयनिक है तो ये सॉलिड फॉर्म में है, और आयनिक सॉलिड फॉर्म में इंसुलेटर होना चाहिए। सही बात है ना, जिसने भी पूछा है बच्चे ने उसको ये लग रहा होगा। ठीक है, ऐसा ठीक। इसके बारे में एक क्वेश्चन सुन लो, मैंने शायद बोला नहीं यहां पर। ये डी ब्लॉक का है, और डी ब्लॉक के जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उसमें एक नेचर होता है जो आगे हम पढ़ेंगे, फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, है ना, इस टाइप के कुछ होते हैं ना। तो ये सॉलिड होने के बावजूद इनमें इतनी ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है कि ये एक तरीके से मेटल के टाइप से आप बोल सकते हो कि एक्ट करने लगते हैं, है ना। तो ये कंडक्टर की तरह काम करने लगते हैं। डी ब्लॉक के मेटल ऑक्साइड्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं, है ना। अगर यहीं पे NaCl सॉलिड लिखा होता तो ये इंसुलेटर में आ जाता, ध्यान रखना, है ना। तो जिसने भी पूछा है एकदम सही क्वेश्चन पूछा है। तो TiO2 क्या होता है? डी ब्लॉक मेटल है, और ये कंडक्टर होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, एंटी फेरो, फेरो, या फिजिक्स में पढ़ते ही हो मैग्नेटिक इफेक्ट वगैरह में, है ना, तो वहां से भी आपको क्लियर आ जाएगा ये। ठीक, तो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, और उसमें इतना ज्यादा मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है कि वो मेटल के फॉर्म में मतलब आप उसको याद ही रख लो कि मेटल एक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो इसका I2 और वाटर सही आंसर है। इसका क्या दे रहे थे आप आंसर? ब्रिटल नेचर, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अटैक, एनिसोट्रोपिक नेचर, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक पूछा है ना, वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मॉल्टन स्टेट, यही आंसर आ जाएगा। क्यों? मॉल्टन या फिर फ्यूज स्टेट, या पानी में डाल दो उसको तो आयंस के फॉर्म में होगा, और आयंस के फॉर्म में होगा तो भागने लगेगा। ठीक है, क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये बताएं। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, बोलो 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 बोलो। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, बताया तो था, फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से। ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। बदलापुर आंसर आ रहा है क्या आपका? चेक करो, सबका आ रहा है? वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, ये वाला लास्ट क्वेश्चन। ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज, बताओ जरा। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, आंसर कर सकते हो आप, है ना। लास्ट क्वेश्चन, इसमें एक दो क्वेश्चन फेरो एंटी फेरो वाले भी आ गए थे, तो उसको जब बाद में अपन पढ़ेंगे तब कर लेंगे।
चलो फटाफट से लास्ट क्वेश्चन कर लो, जितना आज पढ़ा उसमें इतना ध्यान रखना है। बताओ क्या लग रहा है? कैन नॉट, देखो नॉट आ गया ना जहां पर बेटा, नॉट आ गया। क्या आ गया? नॉट। बताओ जरा। कंडक्टिंग सॉलिड बोल सकते हो इसको, क्यों? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नेटवर्क सॉलिड बोल सकते हो बेटा, बिल्कुल, जाइंट स्ट्रक्चर होता है, बड़ा होता है। ठीक। क्या ये कोवेलेंट सॉलिड में आता है? बिल्कुल सही है। ठीक। आयनिक सॉलिड इसका आंसर, नॉट पूछा है ना, आयनिक कहां से होगा ग्रेफाइट। ठीक है, ये कहानी थी। क्लियर है एकदम? समझ गए बात को? तो जाते जाते हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, ये बात बहुत दिनों से हमारे दिल में थी, हम आपसे कहना चाह रहे थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते से हम आपसे कुछ नहीं कह पा रहे थे, लेकिन कहना तो हम बहुत कुछ चाह रहे थे आपसे। थैंक यू सो मच। आप लोग वापस आए, मैं वापस आया, और आप लोगों का काफ़ी सहयोग रहा कि हम एक नई जगह पर शिफ्ट हुए हैं। अच्छी जगह काफ़ी। आपको एक स्टूडियो टूर, होम टूर दिया जाएगा, लास्ट लेक्चर में दिया जाएगा ना, जब अपन सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर पढ़ रहे होंगे उस समय फिर अपन आपको एक टूर दे देंगे। कई बच्चे बोले सर आप स्टूडियो टूर दे दीजिए जहां शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, लोकेशन तो ओपी है, बहुत बढ़िया। ठीक, शायरी सुनोगे? अरे क्या बात है, बड़े दिनों बाद, मतलब बहुत दिन से सोच के बैठे हो, अरे पक्का सर को आ रहे तो फिर बताते हैं, क्या सुनना पसंद करेंगे? एक दो बच्चों ने भेजी तो थी अच्छी अच्छी। अच्छा, कुछ बच्चे तो मतलब एकदम टच में रहे कि सर आप 5 दिन 6 दिन से क्लास तो नहीं ले रहे हो, लेकिन शायरियां तो भेजते रहे लगा। चलो भाई, एक आध देख के बताते हैं। तो आप लोगों का कैसा रहा? रिवीजन वगैरह किया कि नहीं? जो आपको टाइम दिया गया था उसको यूज किया कि नहीं, जो मैंने समझाया था? हैं, बैकलॉग जो था वो क्लियर हो गया होगा, आई होप आप लोगों का। कई लोगों का हुआ है, उन्होंने मैसेज भी किया था कि सर हो गया। अच्छा रहा कि मतलब हमारा पूरा जो पुराना छूटा हुआ था वो कवर कर लिया। अगर आपने ये 5-6 दिन का फायदा लिया तो बहुत अच्छी बात है ना? ठीक। एक बच्चे ने भेजा बहुत बेहतरीन, क्या बेहतरीन, मतलब पढ़ के ही मजा आ गया। सुनो जरा ध्यान से, प्यार मोहब्बत वाली है, संभाल लेना। दिल टूट गया है, अब बवाल क्यों करें? दिल टूट गया है, अब बवाल क्यों करें? खुद ही पसंद किया था, अब सवाल क्यों करें? मतलब ये कुछ ज्यादा गहराई में हो गई। और सुनोगे एक आध? अच्छे अच्छे भेजे तो हैं इनने, या इतना ही काफी है? एक ने तो पूरी कविता ही लिख दी थी। कविता नहीं सुना सकता उसमें, बहुत बहुत सारी चीजें लिखी हैं। चलें फिर, तो आप लोग रिवीजन करते रहें। दो चार तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। लोग कहेंगे सर आप मजाक उड़ा रहे हो हमारा। लोग कहेंगे सर मजाक उड़ा रहे हो आप, बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक सुनी लो, किसको सुनना ये बताओ? कौन सुनना पसंद करेगा? चंदू, ओ भाई चंदू, चंदू कह रहा सर एक और हो जाए। देखो अब चंदू के लिए सुना रहा हूं मैं। चंदू से एक लड़की कहती है कल मेरी शादी है, आओगे क्या? चंदू क्या बोलता है, पगली हम 20-20 किलोमीटर तक भंडारे नहीं छोड़ते, तू तो पड़ोसन है। चलो भाई, इतना काफी है। चंदू ओपी। तो बेटा आप लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 1
टाइप्स ऑफ सॉलिड का रिवीजन करेंगे तो आपको उसमें सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगी। बस एक आपके पास एडिशनल कंपाउंड आया है टाइटेनियम ऑक्साइड वाला, ठीक है, तो उसको आप अलग से याद रखेंगे, बाकी सारी चीजें आपकी कॉन्सेप्चुअल हैं, ठीक है। टाइटेनियम ऑक्साइड आप अलग से उसको ध्यान रखेंगे, वो आगे आप जब पढ़ोगे, वैसे तो फिजिक्स में ही पढ़ोगे एंटी फेरो फेरो वगैरह, तो आपको क्लियर समझ में आ ही जाएगा, ठीक। चलो भाई मुलाकात करते हैं फिर बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां से शुरू होगी सॉलिड स्टेट की मेन कहानी। ये तो आपने देखा ही होगा, बहुत सारा केमिकल बॉन्डिंग चला जा रहा था आज, है ना, लेकिन फिर भी मैंने रिवीजन करा दिया और आपने मुझे थैंक यू बोला, उसके लिए मैं आपको बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलता हूं, है ना। थैंक यू का भी थैंक यू बोल दिया अपन ने। और क्या करना था, क्यों, और क्या करना था, कुछ मैं सोच रहा था, मैं भूल ही गया, कुछ बोल तो रहा था मैं, क्या बोल रहा था भूल ही गया मैं, क्या बोल रहा था। अरे को बहुत अच्छी बात बोल रही तुम लोगों से, याद नहीं आ रहा, चलो ठीक है, कल याद आ जाएगा तो कल बोल देंगे, ठीक। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।